हाय, राधे राधे। एक्चुअली मेरे पास आप सभी स्टूडेंट्स की इंस्टाग्राम पे क्वेरी आ रही थी सीए के रिगार्डिंग कि कैसे पढ़ें, बहुत ग्रुप दें, सिंगल ग्रुप दें, बहुत सारी क्वेरी थी और मैंने सभी का पर्सन टू पर्सन रिप्लाई भी दिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं ताकि हम सभी का फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इसे देखें। सबसे पहले मेरी आप सबको एक ही एडवाइस है कि अगर आप सीए में एंट्री कर रहे हो तो आप ये सब कॉन्फिडेंशियल रखना, तो किसी को भी मत बताना कि आप सीए करने जा रहे हो, क्योंकि एक ऐसा कोर्स है इसमें हर पर्सन की एक ही इंटेंशन है इस कोर्स के रिगार्डिंग। आपसे बस एक ही सवाल किया जाएगा शुरू से लेके एंड तक कि आप सीए कब बन रहे हो, कितना टाइम है। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी को भी नहीं बताना कि आप सीए करने जा रहे हो। जैसे कि अगर आप आईआईटी, एमबीबीएस, सिविल सर्विस एटसेट्रा किसी में भी एंट्री करते हो तो लोगों को जब आप एंट्री करते हो तब पता चलता है और एग्जिट करते हो जब आप बन जाते हो तब पता चलता है। लेकिन सीए में ऐसा नहीं है। तो आपको सब मेरी एडवाइस है कि किसी को भी शेयर ना करें कि आप सीए करने जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंस रखना स्टार्टिंग में कि आप सीए करने जा रहे हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोचिंग, मतलब आपको क्लासेस ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है, टीचर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं जो सीए की कोचिंग देते हैं। हम लोग क्या गलती करते हैं कि जो भी मार्केट में जिसका नाम चल रहा है, जिन जिन टीचरों का नाम चल रहा है उनसे आप कोचिंग ले लेते हो। तो आप यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो। आपको क्या करना है, जब तक आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होती है तब तक आपको अपने लोकल शहर या लोकल विलेज, मतलब अपने गांव या शहर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आपके लोकल में कोई ऑफलाइन क्लासेस है तो वहीं से आपको क्लासेस लेनी है, क्योंकि लोकल टीचर से आपकी अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। आप कोई भी क्वेरी उनसे पूछ सकते हो आसानी से। आपको लोकली लैंग्वेज का भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन अब जैसे ही आप बाहर जाओगे तो वहाँ एडजस्ट होने में आपको टाइम लगेगा और हो सकता है आपके दोस्त थोड़े अलग टाइप के बन जाएं, जो जिनका माइंड आपसे थोड़ा अलग हो, स्ट्रेटजी अलग हो। तो आप उनके अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करोगे, उसी में आपके 2-3 महीने लग जाएंगे और आपका अटेम्प्ट आ जाएगा, ड्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप बाहर चले जाते हो और वहाँ पर एडजस्ट होने में टाइम लगाते हो और आपका अटेम्प्ट आ जाता है और वहाँ पर फिर यही दिक्कत होती है कि आपको अटेम्प्ट स्किप करना पड़ता है। तो मेरी यही आपको एडवाइस है कि आप लोकल टीचर से ही क्लासेस लें। अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो ऐसा नहीं है कि आपको रेप्यूटेड टीचर से ही क्लासेस लेनी है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। आप रेप्यूटेड टीचर से क्लास ले लेते हो, फिर जब रिवीजन करने जाते हो ना तो आपको वही लोकल टीचर ही याद आते हैं। फिर आप बाद में उनसे ही क्लासेस लेते हो, उनसे यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हो, उनकी क्लासेस ही रेफ़र करते हो। तो बेटर रहेगा कि आप स्टार्टिंग से ही लोकल टीचर से ही क्लासेस लें जिनकी मार्केट में डिमांड है। अगर आप उनको क्या चाहिए, या तो आपकी ओवरऑल रैंक है या फिर आपका 60 से एग्जाम्सन है, 60 से ऊपर किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स हैं तो आप उनके लिए एग्जिस्ट करते हो। अगर आपके 60 से कम है और ओवरऑल रैंक नहीं है, ओवरऑल रैंक नहीं आती है तो यू डोंट एग्जिस्ट फॉर देम। तो सबसे पहले तो मेरी यही एडवाइस है कि आप लोकल टीचर से ही क्लासेस लें। अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो बहुत सारे नए नए टीचर हैं जो अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। अब दूसरी बात, हम लोग जब रिवीजन करते हैं, जब क्लासेस लेते हैं तो हम मोस्टली क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना चैप्टर हम जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हम कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। जब रिवीजन का टाइम आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, हमने सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दिया था। हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन के अंदर चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश की थी। हमने सोचा कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट रिवीजन में इस चैप्टर को कर लेंगे सही से। लेकिन जब नेक्स्ट रिवीजन करने जाते हैं तो हमको क्या लगता है कि हमको जो फर्स्ट रिवीजन किया था उससे भी कम समय लगना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा समय लगता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर दोबारा से वही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए। आप जब फर्स्ट टाइम क्लासेस ले रहे हो तो कॉन्सेप्ट सही से क्लियर कर लो।
जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है दोबारा से उसी चैप्टर को रेफ़र करो, उसी क्वेश्चन को रेफ़र करो, उसके कॉन्सेप्ट सही से क्लियर कर लो। वहाँ पर उसी बुक में उसी क्वेश्चन के ऊपर आपको उसी के कॉन्सेप्ट लिख देने चाहिए अपनी लोकल लैंग्वेज में। अगर आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में लिख लो, और कोई दूसरी लैंग्वेज है तो उसी लैंग्वेज में वहाँ पर उसी क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट लिख लो, ताकि नेक्स्ट रिवीजन में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है कि आपको जो 1.5 दिन मिलेंगे ना, 1.5 दिन में जो आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है वो सिर्फ तभी होगा जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की सख्त ज़रूरत है। तीसरी बात, सेट योर स्टडी आवर्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। आप स्टडी आवर्स किसी को देखकर कॉपी मत करो। जैसे कि कोई बंदा 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई बंदा 14 घंटे पढ़ रहा है, तो आप उनको देखकर कॉपी मत करो। आप उनको देख के मत अपने स्टडी आवर्स सेट मत करो कि वो बंदा 16 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 16 घंटे पढ़ूँ। अगर आप अपने हिसाब से स्टडी आवर्स सेट करोगे तो, और एक टारगेट रख लोगे कि विद कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मुझे इतना आज रिवीजन करना ही करना है, तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, और जो नींद आती है वो भी नींद नहीं आएगी, और इससे आपको पढ़ने में भी अच्छे से मन लगेगा। चौथी बात, ये सिर्फ फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। क्या होता है कि फाउंडेशन वालों को एक सब्जेक्ट वीक लगता है, वो है मैथ। आप पहले से ही अपने दिमाग में इंटेंशन बना लेते हो कि मैथ तो बहुत हार्ड है, ये मेरे से नहीं होगा, लेकिन ये आप गलत सोचते हो। एक्चुअली होता क्या है कि सीए करने के लिए तो साइंस बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं, तो उनके लिए तो अकाउंट्स भी हार्ड होता है, करते हैं ना वो। और एक्चुअली कितने सारे सीए बन चुके हैं, उनका भी मैथ हार्ड होता था, तो कैसे करके वो भी पास होते थे। उनको भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती थी, उनको भी कोई ना किसी मेंटर की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको मैथ हार्ड लग रहा है, एक्चुअली हाँ 60 से 70% बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैथ हार्ड लगता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एक्चुअली 4 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट बचे जो आपके ठीक हैं, तो उन 3 सब्जेक्ट्स में से भी एक सब्जेक्ट्स में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। उनमें आपको 70 से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से पास हो सकते हो। और जो सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उसमें आपको बता दूं 30% सिलेबस तो ऐसा होगा, जब आप रिवीजन करोगे, जब आप क्लासेस लोगे, तो आपको 30% सिलेबस तो ऐसा लगेगा जो इजीली एक ही रिवीजन में आपका आसानी से हो जाएगा। और 20% इतना हार्ड होगा, वो सबके लिए हार्ड होगा, चाहे वो रैंक होल्डर हो, चाहे उसका मैथ में स्ट्रेंथ हो, जो मैथ अच्छे से कर लेता हो, उसके लिए भी 20% हार्ड होगा। तो यहाँ आपका 50% मैनेज हो जाएगा। आप 20% को छोड़ सकते हो, तो 30% ईजी और 20% हार्ड, तो 50% तो आपका यहाँ मैनेज हो गया। बचा 50%, वो एवरेज होता है। अगर आप अच्छे से थोड़ा टाइम देकर अपनी लोकल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट लिखकर उसी क्वेश्चन पर, उसी चैप्टर पर उसका पूरा कॉन्सेप्ट लिखकर अगर आप क्लासेस लोगे तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपका फोकस होता है 50 से 60 मार्क्स लाना होंगे। क्योंकि फाउंडेशन में आपको 400 में से 200 मार्क्स लाने होते हैं, और पर सब्जेक्ट अब 50% तो लाना ही होगा। तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं, तो 30% ईजी हो गया, वो आप आसानी से कर लोगे। और 50% जो आपका एवरेज था, अगर आप उसमें थोड़ी सी हार्डवर्क करोगे, थोड़ा अपना टाइम दोगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे, तो वो भी आसानी से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है बस। और क्लासेस के साथ साथ आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और उसी क्वेश्चन पर वो कॉन्सेप्ट लिख लेना है, तो आपका आसानी से हो जाएगा। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास आता है कि ग्रुप, बोथ ग्रुप दें या सिंगल ग्रुप दें, तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी कैपेबिलिटी 10 से 12 घंटे पढ़ने की है, तो आपको बोथ ग्रुप पर जाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, अब तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप में, 3 सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप में, तो 300 में से 150 लाना कठिन है, लेकिन 600 में से 300 लाना ईजी है। क्योंकि आपको क्या होगा कि 6 में से 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में आप अच्छा सिक्योर कर सकते हो, तो वहाँ आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
जैसे कि आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हों तो आपके पास जब रिजल्ट आता है तो देखा होगा कि किसी बंदे का एक ग्रुप में 160 था और दूसरे ग्रुप में 240 था, तो वहाँ पर आप उनको बेनिफिट मिल गया, वो पास थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको हमेशा प्रेफर बोथ ग्रुप को देनी चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी 10 से 12 घंटे पढ़ने की है तो, अगर नहीं है तो आप एक एक ग्रुप करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको बोथ ग्रुप पर जाना चाहिए। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ। जैसे कि जब मैं आईपीसीसी देता था तो मैंने बोथ ग्रुप दिए, उस टाइम 7 सब्जेक्ट थे, तो दिन में मेरे लिए 24 घंटे ही थे। बोथ ग्रुप दे रहा हूँ तब भी 24 घंटे थे, सिंगल ग्रुप दे रहा हूँ तब भी 24 घंटे थे, फिर भी मैं 6 से 7 घंटे ही सोता था। तो क्या हुआ कि जब मैं बोथ ग्रुप देने जा रहा था तो मेरा आईपीसीसी में एक ग्रुप पास हो गया, 7 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट मेरे पास हो गए, तो बचे 3 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट में जब सेकंड ग्रुप दे रहा था तब भी मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था और 7 से 8 घंटे सोता था। जैसे ही मेरा आईपीसीसी का सेकंड ग्रुप पास हुआ तो मेरे पास सिर्फ 1 साल था, मेरा फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू होने में सिर्फ 1 साल था। तो मुझे उस 1 साल के अंदर मुझे अपना 8 सब्जेक्ट की कोचिंग कंप्लीट करनी थी, मुझे एमसीएस करना था, एडवांस आईटीटी करना था, फिर मुझे ये सोचना था कि मैं अब एक ग्रुप पे जाऊं या बोथ ग्रुप पे जाऊं। तो क्या हुआ, मैंने फिर भी बोथ ग्रुप ही प्रेफर किया 1 साल के अंदर। और मेरा बोथ ग्रुप देने का फ़ायदा जो मुझे मिला वो था कि मैं रिवीजन करना सीख गया कि मुझे कितना रिवीजन करना है, और जो 1.5 दिन था ना, उस 1.5 दिन को कैसे मैनेज करते हैं वो मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीख गया था बोथ ग्रुप देके। हाँ, एक्चुअली मैं फेल हुआ बोथ ग्रुप में फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो मेरी आपको अगर आप बोथ ग्रुप देने जा रहे हो तो मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी कि आपको 1 या 2 सब्जेक्ट को इतने परफेक्ट कर लेना कि उसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, और उसमें आपको आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर एग्ज़ाम सब कुछ करना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आईसीआई क्या करती है कि आईसीआई आपसे 3 या 4 अटैम्प्ट मांगती है, तो वो 3-4 अटैम्प्ट आप खुद दे के देख लो ना, आप एमटीपी करके देख लो, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन होता क्या जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो ना तो आप अपने एग्ज़ाम को 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं कर पाते हो। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि आपने एग्ज़ाम खुद दे के नहीं देखे थे। तो आपका 3rd या 4th अटैम्प्ट में पास होने का रीज़न क्या है? क्योंकि आपने 2 या 3 अटैम्प्ट आईसीआई के सेंटर पे जाके जब आप फेल हो चुके हो तब आप सीखे हो, तो आप 3rd या 4th अटैम्प्ट में पास होते हो। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप एमटीपी तो 100% करें हर सब्जेक्ट की, क्योंकि आपको ना वो 1.5 दिन मैनेज करना सीख जाओगे, और जो लिखने की स्पीड है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। तो आपका आराम से आप अपने एग्ज़ाम को विदिन दी टाइम्स 3 आवर्स में कंप्लीट कर पाओगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सजेशन फॉर यू, आपको क्या करना है, प्लीज़ कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, चाहे वो सीए फाउंडेशन वाला है, सीए इंटरमीडिएट वाला है, सीए फाइनल वाला है। क्योंकि आईसीआई की स्ट्रेंथ क्या है? आईसीआई की स्ट्रेंथ है कि उसका सिलेबस वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक्चुअली वो पूछेंगे सेम टू सेम, वो स्टडी मैट से, आरटीपी, एमटीपी इनसे पूछते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कोई ना कोई चैप्टर छोड़ के जाते हैं। तो और आईसीआई को से सब कुछ पता होता है कि जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कौन सा चैप्टर फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ के आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास सारा डेटा होता है, उन्होंने प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम चेक किए थे, उनके पास डेटा होता है कि ये सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा होता है। उसमें आईसीआई क्या करता है कि एक ही चैप्टर में से इतने मार्क्स का पूछ लेता है कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं एससीएमपी का बताऊं तो मेरे टाइम पर एक सिर्फ 8 से 10 पेज का चैप्टर था, उसमें से 40 से 50 मार्क्स का पूछ लिया। और वो चैप्टर ऐसा होता है जिसमें से 70 to 80% स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, बजटिंग वाला, क्योंकि थ्योरेटिकल होता है वो मोस्टली, और उसमें सिर्फ 8 से 10 पेज का ही होता है।
और उसे छोड़ के जाते हैं, और उसमें से ही 40 to 50 मार्क्स का उन्होंने पूछ लिया, तो वहीं बच्चे फेल हो गए। तो मेरी तो ये आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी चैप्टर छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ICAI के पास ये बस यही स्ट्रेंथ है, बाहर से तो कुछ नहीं पूछते हैं, वो पूछते आपकी स्टडी मैट से ही हैं, लेकिन जो आप छोड़ के जाओगे वहीं से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कोई भी चैप्टर छोड़ के ना जाएं। उनको पता होता है कि जो नया नया स्टूडेंट्स आएगा ये क्वेश्चन ये चैप्टर तो छोड़ के ही आएगा, तो उनका ICAI का मोटिव ये नहीं है कि थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट वालों को रोकना, क्योंकि उनको तो पता है तो आराम से इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन उनका क्या होता है कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट वालों को रोकते हैं, और वो उनकी स्ट्रेंथ क्या है कि सिलेबस इतना वास्ट होने के बावजूद वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। और हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई ना कोई चैप्टर को छोड़ के जाते ही हैं, और ये ICAI को पहले से ही पता होता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा आ रहा है तो वो कौन सा चैप्टर छोड़ के आएगा। तो प्लीज़ ये चैप्टर मत छोड़ना। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ CA फाइनल का, तो उसमें आपको पता है NDS और जो FR है वो सिलेबस बहुत वास्ट है, और उसमें इतने सारे NDS हैं कि बच्चा कम से कम हर मॉड्यूल में 1-2 NDS तो छोड़ के जाता ही है। और ICAI को सब कुछ पता होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चा कौन सा NDS छोड़ के आता है, और वो वहीं से पूछता है। इतना लेंथी होता है ना आपका एग्ज़ाम इतना लेंथी होता है कि आप हर NDS आपको उस एग्ज़ाम में मिल जाएगा।